तब तक जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो 4 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ। तो चलिए, आप सभी लोगों को मेरा सुप्रभातम। आज जो है कि आपके क्लास में हम यह बताएंगे कि शुक्राणु जनन कैसे होता है। समझे? शुक्राणु जनन का अर्थ क्या होता है ये बताओ। शुक्राणुओं का बनना ही, शुक्राणु कैसे बनते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। तो नो डाउट इस टॉपिक से आप लोग मतलब जहाँ भी जनन आ गया, जैसे युग्मक जनन, शुक्राणु जनन, तो आप लोग समझ रहे हैं उसके बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? जो जनन कहते हैं। समझे? परागण, ये लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आप लोगों से अगर कोई पूछ दे कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो शुक्राणुओं की निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। समझे? यहाँ पर जो है कि आप लोगों को जो चीज़ें पढ़नी है, जो चीज़ें अभी मैं बताने वाला हूँ, वो ये है कि हम लोगों में यानी जो नर हैं, जो नर हैं, उनमें जो है कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, आखिर जो नर युग्मक होता है उसका निर्माण कैसे होता है। समझे? आइएगा, तो आप सभी लोग जो है कि कॉन्सेंट्रेट होकर के, ध्यान को एकाग्रचित होकर के ध्यान देते हुए इस हर एक टॉपिक के पहलुओं को समझिएगा। देखिए, आप लोगों को हमने बताया था एक बात कि जो हमारा वृषण होता है, हमने बताया था आप लोगों को, वृषण का मतलब होता है टेस्टिस। तो ये हमारा वृषण जो होता है, ये होता है हमारा प्राथमिक जनन अंग। कौन सा अंग होता है? प्राथमिक जनन अंग। ये बताया था आप लोगों को। फिर हमने बताया था कि वृषण में जो प्राथमिक जनन, वृषण जो एक प्राथमिक जनन अंग है, वो प्रत्येक वृषण जो है कि 250 पिंडक में, यानी कि 250 पालियों में, 250 पिंडक में, वृषण कोष पिंडक में वो क्या होता है? बटा होता है। समझे? ये जैसा देख रहे हैं 1 2 3 4, अब मत कह देना माता जी की जय का, नौवीं बीत गया। समझे? हम केवल 4 इसलिए बनाए हैं, हम इसलिए 4 इसलिए बनाए हैं, उसका रीज़न ये है कि 250 हम बनाएंगे तो समझ में आएगा नहीं, हमें बस समझना ही है ना। अगर हमें दाल कैसा बना है, चावल कैसा बना है, तो हम थोड़ा सा चख लेते हैं, क्या पूरा पूरा खा लेते हैं कि कैसा बना है? नहीं ना। तो हम बस यहाँ पर एक नमूने के लिए आप लोगों को कितने बनाए हैं? 4। कितने बनाए हैं? 4। 250 बना नहीं सकते। समझे? अब यहाँ पर नोटिस करना आप एक बात को कि ये जो वृषण कोष पिंडक हैं, ये होते हैं 250 प्रत्येक वृषण में। समझे? और इसमें 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं का मतलब क्या होता है? नलिकाएं, नलिकाएं का मतलब क्या होता है? ट्यूब। समझे? तो इसमें जो है कि शुक्रजनक नलिकाएं एक पिंडक में कितनी होती है? 2 से 3। और पूरे पिंडक एक वृषण में कितने होते हैं? 250। समझ रहे हो? अब आप लोगों को ये हमने बताया था कि ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, समझे, इसी पर जो है कि अगर बात करें, यहीं पर जो है कि शुक्रजनक जो नलिकाएं हैं, उनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक पाई जाती है कोशिका शुक्रजनक कोशिका, जैसे इसके दीवार को हम देखेंगे। यहाँ पर जब हम आप लोग को समझा रहे हैं, इसके जो है कि अगर हम कटिंग, क्रॉस सेक्शन कटिंग लिए हैं, तो हम यहाँ पर इसकी दीवारों को पढ़ रहे हैं। तो इस शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ये जो हम क्रॉस से आप लोगों को बताए हैं, ये कौन सी कोशिका है? सेर्टोली कोशिका। और ये जो आप लोग को हम सर्कल से आप लोग को बताए हैं, ये कौन सी कोशिका है? शुक्रजनक कोशिका। समझे? यानी कि हमारा जो शुक्रजनक नलिका है, उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। समझे? एक होती है शुक्रजनक कोशिका, जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल इंग्लिश में, और एक होती है सेर्टोली कोशिका। समझे? यहाँ पर आप लोग एक बात नोटिस करना कि एक अंतराली कोशिका भी होती है, यानी कि जो खाली जगह होती है शुक्रजनक नलिका के बीच में, और फिर ये आप लोग को बताएं सेर्टोली कोशिका की शुक्रजनक कोशिका, इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी कि इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। स्पेस मतलब क्या होता है? अंतरस्थली जगह होता है। और वहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कोशिकाओं को कहते हैं अंतराली कोशिकाएं। और वहीं पर एक होती है लीडिक कोशिका। क्या होती है? लीडिक कोशिका। यहाँ पर कौन सी कोशिका पाई जाती है? इसको क्या कहते हैं? लीडिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिक कोशिका। और यही लीडिक कोशिका जो है कि क्या करती है? मानव में नर हार्मोन एंड्रोजन का निर्माण करती है। समझ में आता? अब जो है कि अगर क्या होता है,
कि जो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है यह कब स्टार्ट होती है। तो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है नर में, वह किशोरावस्था से ही शुरू होती है। कब शुरू होती है? किशोरावस्था से ही शुरू होती है। और किशोरावस्था के लक्षण क्या हैं हम आप लोगों को बता चुके हैं, समझे। प्रायः जो है कि किशोरावस्था में कई बच्चों को जो है कि शुरुआत में आप लोगों ने फील किया होगा, कई बच्चों को नाइट फॉल वगैरह की भी मतलब वो सुनने में आता होगा। इस चीज़ से आप लोग जो है कि कहीं ना कहीं गुजरे होंगे। जब आप किशोरावस्था से गुजरे होंगे तो नाइट फॉल जैसी समस्याओं से भी आप लोग गुजरे होंगे। वो ऐसा इसलिए होता है कि वो एक संकेत होता है कि आप लोगों में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो गया है, समझे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम किशोरावस्था के बारे में बता चुके हैं, तो अभी हमको नहीं लगता है वो बताने की चीज़ ज़रूरत है कि किशोरावस्था होता क्या है, समझे। किशोरावस्था में नर में क्या चेंज आते हैं, मादा में चेंज क्या आते हैं, ये हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में ही आप लोगों को बता दिया है। तो जब हम किशोरावस्था से जो है कि हमारा शुक्राणु जनन की प्रक्रिया शुरू होती है, और यह प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, देखो अगर हम बात करें ना तो ये सब चीज़ें जो है कि कहाँ से कंट्रोल होती हैं, सारी की सारी चीज़ें माइंड से कंट्रोल होती हैं, समझे। ये तो बस एक यंत्र है, ये जो बाहर ये जो वृषण या वगैरह ये सब दिख रहा है, ये तो एक सब यंत्र है, एक मैकेनिज्म है जो किसके आधार पर वर्क करती है, माइंड के आधार पर करती है। तो आप लोगों में एक होता है, हम लोग का ब्रेन जब आप लोग को पढ़ाएंगे तो हम आप लोग को बताएंगे कि एक होता है हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस होता है, हार्मोन नहीं, हाइपोथैलेमस होता है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है, समझे। और वही जो है कि क्या करता है कि सारे जितने भी हमारी इमोशन हैं, जितने भी हमारे वो हार्मोनल प्रक्रिया है, जितने भी हार्मोन बैलेंस है, वह सब का सब जो है कि कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, समझे। लेकिन हाइपोथैलेमस किसके द्वारा कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, समझे। अब हाइपोथैलेमस जो है कि क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, समझे। और वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ वर्क करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। जैसे नरेंद्र मोदी हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं, यूपी में करवाना है केंद्र सरकार की तरफ से, तो वो पहले जो है कि किसको आदेश करेंगे? योगी सरकार को, कि भैया देखो ये जो है कि योजना तुम्हारे प्रदेश में चलनी चाहिए। तो मेन कौन है? मोदी। लेकिन करवा रहे हैं किसके माध्यम से? योगी के माध्यम से। तो मेन तो है मतलब तुम्हारा हाइपोथैलेमस, समझे। लेकिन वो करवा रहा है किसके माध्यम से? पीयूष ग्रंथि के माध्यम से। किसके माध्यम से? पीयूष ग्रंथि के माध्यम से। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में जो है कि इसकी वजह से क्या होता है, जब लड़के जवान हो जाते हैं तो उनमें जो है कि दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है LH हार्मोन, कौन सा हार्मोन होता है? और एक होता है FSH हार्मोन, कौन सा हार्मोन होता है? FSH हार्मोन। LH हार्मोन को हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH हार्मोन को हम लोग कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, समझे। अब ध्यान देना, ये जो हमारा LH हार्मोन है, ये जो है कि वर्क करता है सीधे पर किस पर? ये LH हार्मोन जो है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित हो रहा है, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये वर्क किस पर करता है? लीडिंग सेल पर। किस पर वर्क करता है? जब वो ब्रेन से रिलीज होगा, जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, तो वो ब्लड के माध्यम से जो है कि कहाँ आ जाएगा? हमारे वृषण में आ जाएगा ना। और जब वृषण में आ जाएगा तो वो किस पर अपना असर करेगा? लीडिंग सेल पर असर करेगा, लीडिंग सेल पर एक्ट करेगा। और लीडिंग सेल को एक्ट करके बताएगा, देखो भैया अब तुम जो है कि 12, 13, 14 साल के आ गए हो, मोजाइडी हो गया, अब शुक्राणुओं का निर्माण करो तुम। अब जो है कि क्या करेगा ये लीडिंग सेल? तब जा करके जो है कि ये लीडिंग सेल एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करेगा। किस हार्मोन को स्रावित करेगा? एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करेगा। और आप लोगों में जो है कि परिवर्तन उत्पन्न होगा, और उस परिवर्तन से जो है कि आप लोगों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। तो शुक्राणुओं का बनना किशोरावस्था में कैसे शुरू होता है? पहले जो है कि क्या होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होता है, हाइपोथैलेमस जो है कि वह क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को, समझे। पीयूष ग्रंथि का जब अग्रभाग जब स्टिमुलेट हो जाता है तो वो जो है कि स्टिमुलेट करता है किसको? वो दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है पीयूष ग्रंथि, एक होता है LH, एक होता है FSH। तो LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो वर्क करता है लीडिंग सेल पर, और कहता है वृषण के लीडिंग सेल को कहता है भैया अब तुम जो है कि एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करो।
अब तुम लोग कहोगे सर जी FSH हार्मोन का काम क्या होता है, फॉलिटिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है। बाबू, जब फॉलिटिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कि सेरोटोनिन सेल पर वर्क करता है और ये कहता है कि बाबू देखो तुम जो है कि ये जो शुक्राणु बन गया है उसको क्या करना है, पोषण भी प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है, पोषण भी प्रदान करना है, समझे। तब जो है कि इस तरह से आप लोग देख रहे हैं जो मैकेनिज्म है, जो सेक्सुअल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी है, वह किसके द्वारा इनडायरेक्टली कंट्रोल हो रहा है, हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, माइंड के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, समझे। और फिर जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तब जो है कि जा करके आप लोगों में जो नर हार्मोन है एंड्रोजन, जब उसका स्रावण होता है तो वो जो है कि उत्तेजित करता है हमारी कौन सी कोशिकाओं को, हमारी शुक्रजनक कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, जो कि क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब हमने आप लोगों को बताया कि जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, वृषण कोष पिंडक में जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका कौन सी पाई जाती है, शुक्रजनक कोशिका, और एक होती है सेरोटोनिन कोशिका। शुक्रजनक कोशिका को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। इसको स्पर्मेटोगोनिया सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, समझे। और सेरोटोनिन सेल का काम क्या होता है कि जो शुक्राणुओं का निर्माण हो गया है उससे कौन पोषण प्रदान करती है, कौन पोषण प्रदान करती हैं, सेरोटोनिन सेल पोषण प्रदान करती हैं। कौन सी कोशिका पोषण प्रदान करती हैं, सेरोटोनिन सेल कोशिका जो है कि पोषण प्रदान करती हैं, समझे। अब ध्यान देना, अभी भी शुक्राणु तुम्हारा बना नहीं है, अभी तो ये बस शुक्रजनक कोशिका है ना हो। अब तुमको ये समझना है कि इस शुक्रजनक कोशिका से शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, समझे। तो जब बच्चे 13 वर्ष के या किशोरावस्था में जब प्रायः जवान हो जाते हैं तब क्या होता है, शुक्रजनक कोशिका जो है कि क्या करती है, ये जो शुक्रजनक कोशिका है ये एक प्रकार का क्या है, द्विगुणित कोशिका है। कैसी कोशिका है, यानी इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, 46। कितनी होती है, और हमारे जो गैमेट होंगे उनमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी होनी चाहिए, आधा, 23 होना चाहिए। तो हमारे शुक्राणु में कितनी कोशिकाएं होती हैं, और शुक्रजनक कोशिका में कितनी गुणसूत्र होते हैं, 46। गुणसूत्र कितने होते हैं, 46, और शुक्राणु में कितने होते हैं, 23। तो अब हमें ये समझना है कि इस शुक्रजनक कोशिका से शुक्राणुओं का निर्माण कैसे हो रहा है, समझे। हमें ये तो यही समझना है कि ये जो शुक्रजनक कोशिका है इससे जो है कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे हो रहा है, यही बताना है। तब देखो क्या होता है, ये जो शुक्रजनक कोशिका है, समझे, ये एक प्रकार का कैसी कोशिका है, द्विगुणित कोशिका है। कैसी कोशिका है, और जब ये द्विगुणित कोशिका है तब जो है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या मानव में कितनी होती है, 46। तो ये करती है समसूत्री विभाजन। कौन सी विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन एक ऐसी विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या चेंज नहीं होती है। समसूत्री विभाजन एक ऐसी विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या चेंज नहीं होती है, समझ गए। अब ध्यान देना, जब पहली बार समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो ये जो है कि क्या बना देंगी, तुम्हारी प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका बना देगी। कौन सी कोशिका बना देगी, प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका बना देगी, समझ रहे ना। अब जब प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका बनाती, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। जब ये बनाती, समझे, तो इसमें भी गुणसूत्र की संख्या क्या है, पूरी है। हमें क्या चाहिए, शुक्राणु चाहिए। अब क्या होगा, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो है कि होगा तुम्हारा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी। तो पहले शुक्रजनक कोशिका में कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के पश्चात हमने बताया था जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्लास 11 में आप लोगों को बताया था हमने कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह जो है कि 2 प्रक्रियाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन 1 और फिर दूसरा चक्र चलता है जिसमें करते हैं अर्धसूत्री 2। तो पहली बार जब यही जो अर्धसूत्री, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब पहली बार अर्धसूत्री 1 बनाता है तो वो फिर टूट करके क्या बना देते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना देते हैं,
उसे हम लोग कहेंगे द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका। क्या कहेंगे? अब ये जब अर्धसूत्री 2 होगा, समझ रहे ना, क्या होगा? अर्धसूत्री 2 होगा, तो उसमें जो है कि क्या होगा, फाइनली अर्धसूत्री विभाजन जब खत्म हो जाएगा तब जो है कि तुम्हारा NN का निर्माण होगा, यानी कि तुम में जो है कि 23 कोशिकाएं अब तुम्हारे गुणसूत्र में नहीं, गुणसूत्र जो है कि तुम्हारे कोशिकाएं में पाई जाएंगी। और अब जो है कि हम उस कोशिका को कहेंगे शुक्राणु परपुरुषु कोशिका। क्या कहेंगे? अभी शुक्राणु नहीं कह रहे हैं, अभी हम जो है कि उसको क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटिड कहेंगे। क्या कहेंगे? तो जब अर्धसूत्री विभाजन 2 हो जाता है सेकेंडरी ओवोसाइट का, तो हम उसे क्या कहेंगे? शुक्राणु प्रसू कहेंगे। क्या कहेंगे? शुक्राणु प्रसू कहेंगे। और वही शुक्राणु प्रसू जो है कि अगर शुक्राणु में बदल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन कहेंगे। जिसे बालक है, जब उसे जो है कि मोछधारी आ जाए, जवान हो जाए, तब उसे हम बालक नहीं कहेंगे, उसे लड़का कहेंगे। लड़का है, उसका शादी हो जाए तो उसे लड़का नहीं कहेंगे, आदमी कहेंगे। समझे? आदमी है, अगर उसका जो है कि बाल बच्चे हो जाएं और उसके नाती पनाती हो जाए, तब उसे जो है कि हम क्या आदमी नहीं कहेंगे, उसे एक वृद्ध व्यक्ति कहेंगे, दादा दादी कहेंगे। समझ रहे हो ना? तो उसी तरह से आप लोग यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर ये शुक्राणु प्रसू तो है, लेकिन शुक्राणु पशु शुक्राणु में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? तो शुक्राणु प्रसू का शुक्राणु में बदल जाना ही क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। समझे? अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान देखने की जरूरत है, ये जो शुक्राणु प्रसू है वह किस में बदल जाएगा? शुक्राणु में। किस में बदल जाएगा? शुक्राणु में। और जब शुक्राणु में बदल जाएगा, समझ रहे हो, तो फिर किस में मोचित हो जाएगा? यानी किससे जुड़ जाएगा? सेर्टोली कोशिका से। किससे जुड़ जाएगा? यानी सेर्टोली कोशिका मोचित नहीं होगा, सेर्टोली कोशिका में धंस जाएगा। सेर्टोली कोशिका में क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। अब तुम लोग कहोगे सर जी ये शुक्राणु है, सेर्टोली कोशिका के पास जाकर क्यों धंस गया? अरे भैया, जहाँ फायदा रहता है चींटी वही जाएगी ना, तहाँ गुड़ रहेगा। हैं? तो शुक्राणु जब बन गया, शुक्राणु प्रसू से जो शुक्राणु बन गया है, तो उसको पोषण भी तो चाहिए ना। तो उसको पोषण कहाँ से मिलेगा? सेर्टोली कोशिका से मिलेगा ना। तो इसीलिए जो शुक्राणु प्रसू कोशिका है, अरे नहीं, जो शुक्राणु है वह जो है कि कहाँ जाकर के धंस जाती है? शुक्राणु में। शुक्राणु में काहे धंस जाती है? क्योंकि उसे सेर्टोली कोशिका से ही क्या प्रदान होता है? न्यूट्रिशन प्रदान होता है, पोषण प्रदान होता है। समझे? अब उसी में जाके वो धंसी रहती है शुक्राणु। समझे? आज जब वही जो है कि आप लोगों का बात करें, जब वही रिलीज हो जाता है, जब शुक्राणु जब शरीर सेक्सुअल एक्टिंग के दौरान जो है कि जब वो शरीर के बाहर आ जाता है शुक्राणु, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वीर्यसेचन। क्या कहते हैं? वीर्यसेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्यसेचन कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया? अरे बोलोगे रहे हाँ, एक बार और रिव्यू दे दे कैसे हुआ। एक बार और रिव्यू दे देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। समझे? अब देखना, एक बार फिर देख लेना। देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसमें ये हमारी जो वृषण है, ये प्राथमिक जनन अंग है, पता है। इसमें जो है कि आप लोगों को हमने बताया था कि 250 पिंडक होते हैं। कितने पिंडक होते हैं? 250। और इस प्रत्येक पिंडक में 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। कितनी नलिकाएं होती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। और इन शुक्रजनक नलिकाओं पर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं शुक्रजनक कोशिका और एक को हम लोग कहते हैं सेर्टोली कोशिका। क्या कहते हैं? सेर्टोली कोशिका। फिर हमने बताया था इनके बीच में जो खाली स्थान होता है, ये जो आप देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं अंतराली कोशिका और उसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीडिंग सेल। कौन कहते हैं? और लीडिंग सेल ही जो है कि क्या करती है, अगर हम बात करें तो कौन से हार्मोन का निर्माण करती है? नर हार्मोन का निर्माण करती है, एंड्रोजन का। किसका निर्माण करती है? एंड्रोजन का। समझ रहे ना? अब आप लोग कहोगे सर जी एंड्रोजन हार्मोन ये बनाता कैसे है? तो हमने आप लोग को बताया था जब हाइपोथैलेमस हार्मोन होती है, हाइपोथैलेमस जो है कि
जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है और वो वर्क करता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग पर, और पीयूष ग्रंथि फिर जो है कि रिलीज करती है तुम्हारी LH-FSH हार्मोन, और वही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है कि प्रेरित करता है किसको, लीडिंग सेल पर वर्क करता है, वृषण के लीडिंग सेल पर वर्क करता है और कहता है भैया अब तुम जवान हो गए हो, अब जो है कि क्या बनाओ, अब जो है कि तुम्हें शुक्राणु बनाओ, अब जो है कि तुम अपना जो है कि रिप्रोडक्शन के तुम लायक हो गए हो, समझे। तो अब जो है कि ये क्या बनाती है, नर हार्मोन एंड्रोजन का निर्माण करती है, और यही लीडिंग सेल जो नर हार्मोन एंड्रोजन का निर्माण करती है ये किसको प्रेरित करती है, शुक्रजनक कोशिका को शुक्राणु बनाने के लिए। समझ गए, इतना समझ रहे हो। अब ध्यान देना, तो ये जो एंड्रोजन हार्मोन है इसकी वजह से क्या होता है, ये जो शुक्रजनक कोशिकाएं हैं ये शुक्राणु मतलब प्रोड्यूस करने लगती हैं। तो शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, शुक्रजनक कोशिकाओं से जो है कि आप लोगों का जो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। तो ये जो शुक्रजनक कोशिकाएं हैं यह एक प्रकार की जो है कि क्या है, द्विगुणित है, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है, और कोई भी अगर युग्मक कोशिका होती है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आधी होती है। तो यानी कि अभी ये नर युग्मक नहीं है, यानी कि ये जो कोशिका है शुक्रजनक कोशिका ये नर युग्मक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, समझे। लेकिन अब जो है कि आप लोगों को ये समझना है कि ये कैसे जो है कि नर युग्मक बनेगा शुक्रजनक कोशिका, समझे। तो यह पहले जो है कि कौन सा विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है। कौन सी विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है, और फिर देन उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन प्रायः 2 चरणों में होता है। तो पहला चरण में ये बनाती है, समसूत्री विभाजन के बाद बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान बनाती है द्वितीय स्पर्मेटोसाइट, समझे। और फिर जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो फाइनली अर्धसूत्री 2 में यह जो है कि शुक्राणु प्रसू का निर्माण करती है। कौन सी कोशिका का निर्माण करती है, शुक्राणु प्रसू, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी, शुक्राणु प्रसू में। और वही शुक्राणु प्रसू चेंज होकर के किस में बदल जाता है, शुक्राणु में। और जब शुक्राणु में बदल जाता है तो अब फिर जो है कि किसकी दीवारों में धंस जाता है, सर्टिलू कोशिका के पास जाके चिपक जाता है, जैसे चींटी गुण के पास जाके चिपक जाती है। उसी तरह से ये जो शुक्राणु प्रसू कोशिका है वो शुक्राणु में बदल करके कहाँ चिपक जाता है, सोटिली कोशिका में। क्यों चिपक जाता है, ताकि पोषण प्रदान हो, ताकि उसे पोषण मिल सके, समझे। जब उसे पोषण मिलने लगता है उसी पर तब तक बना रहता है, और फिर जब जो है कि क्या होता है, ज़रूरत होती है तो ये जो है कि हमारे शरीर से रिलीज होता है। तो शुक्राणु जब शरीर के बाहर आते हैं तो फिर उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वीर्यसेचन, समझे ना। क्या कहते हैं, वीर्यसेचन कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, समझे। अब शुक्राणु से वीर्य कैसे बनते हैं, आप लोग को बताएं ना कि जब शुक्राणु जब हमारे ये क्या कहलाता है वृषण से बाहर निकलते हैं तो उसमें शुक्राशय ग्रंथियाँ जो सेमिनल वेसिकल हैं उनसे जो है कि ये फ्रक्टोज, समझे, और कई सारी चीज़ें कि प्रोटीन वगैरह ले लेती हैं, लिक्विड पदार्थ इसमें मिल जाता है। तब यही शुक्राणु उस लिक्विड पदार्थ और उन सब से जो पोषक तत्व है उनसे मिल करके ये क्या बन जाती हैं, वीर्य बन जाती हैं। तो शुक्राणु और वीर्य में क्या है, अंतर है। शुक्राणु और वीर्य में क्या है, अंतर है, समझे। और फिर यही जो है कि वीर्य जो है कि क्या करता है, यही इसी वीर्य में जो है कि नर युग्मक हमारे शुक्राणु मौजूद होते हैं जो एक मादा को निषेचित करके, एक मादा युग्मक को निषेचित करके किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और फाइनली जो है कि यह भ्रूण किस में परिवर्तित हो जाता है, एक संतान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए अब ये जो टॉपिक है तह से तह हमने इसका जो है कि तह उखाड़ दिया। ये बता आप लोग को अब समझ में आएगा कि नहीं है, बढ़िया से एकदम बेलाजवाब अंदाज में आ गया ना। अब कभी भूलोगे ये, कभी नहीं भूलोगे, बबुआ के खेल जैसा है, समझे। अब ध्यान देना, अब हमें ये पढ़ना है कि ये शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, शुक्राणु का काम क्या होता है। अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो शुक्राणु है इसका जो है कि संरचना कैसा होता है, और शुक्राणु की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और शुक्राणु हम बता दें, मानव शरीर की अगर सबसे छोटी कोशिका है तो शुक्राणु है। अभी नहीं कि हाथ में लेकर प्लेट की तरह मैगी की तरह इसे देख सकते हैं शुक्राणु है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है,
समरण अंडाणु ओवम एक सेल, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु कोशिका। तो अब जो है कि हम लोग स्ट्रक्चर बताएंगे आप लोगों को कि शुक्राणु की संरचना कैसे होती है। अब तक इस जो यहाँ हमने अभी आप लोग को बताया, ये अवस्था बताया कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो ये बताओ, शुक्राणुओं की निर्माण बनने की प्रक्रिया खत्म, जड़ से खत्म। चलो अब जो है कि हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना, समझे? अब देखना, उसी चीज़ को हम एक बार लिखवा दिए हैं कि शुक्राणु जनन कैसे होता है, मतलब शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। उसमें थोड़ा आप लोग को थोड़ा ये कन्फ्यूजन होगा। एक कन्फ्यूजन आप लोग को वहाँ पर ये लग रहा था कि सर जी कब जो है कि द्विगुणित कोशिका होती है और कब जो है कि अगुणित कोशिका होती है। देखो अब लिख करके जो है कि बिल्कुल ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, आप लोग अब इस लैंग्वेज को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो जब हमने आप लोग को समझाया था। तो ध्यान देना, शुक्रजनक नलिकाओं की भीतरी में उपस्थित शुक्राणुजन पहले कौन सी विभाजन करते हैं? समसूत्री विभाजन करते हैं। कौन सी विभाजन करते हैं? जब वो समसूत्री विभाजन करते हैं तो उनकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? संख्या में वृद्धि हो जाती है। और प्रत्येक जो शुक्राणुजन कोशिका होती है जो समसूत्री विभाजन करता है वह द्विगुणित होता है, यानी उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। समझे? फिर उसमें 46 गुणसूत्र होता है, और वही जो है कि जो शुक्राणुजन आप लोग देख रहे हैं कोशिका, वह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करता है। तो इसके पश्चात जो है कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करता है। कौन से कोशिकाओं का निर्माण करता है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करता है। और जब ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण कर दिया, यानी कि अर्धसूत्री फर्स्ट कर दिया, तो उसमें जो है कि उसमें दो असमान गुणित कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि उनमें अब गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? 23। कितनी हो गई? 23 हो गई। समझे? अब फिर वही जो है कि जब वह 23 हो जाती हैं तो उसको हम लोग कहेंगे द्वितीय शुक्राणु कोशिका का निर्माण वो करती हैं। और फिर यही द्वितीय शुक्राणु कोशिका जो है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 करती है। कौन सी विभाजन करती है? अर्धसूत्री विभाजन 2 करती है। और फाइनली वो जो है कि 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसु पैदा करती हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फलस्वरूप के बाद 4 जो है कि कितने बनते हैं? शुक्राणु प्रसु पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? शुक्राणु प्रसु पैदा करते हैं। समझे? तो शुक्रजनक कोशिका से कैसे शुक्राणु प्रसु बने आप लोग को समझ आ गया? पहले समसूत्री विभाजन, फिर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद बने प्राइमरी स्पर्मेटो, पहले जो कि समसूत्री विभाजन के बाद बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर अर्धसूत्री विभाजन 2 के फलस्वरूप बने तुम्हारे शुक्राणु प्रसु। क्या बने? शुक्राणु प्रसु। अब शुक्राणु जनन कहते किसे हैं? ये जो शुक्राणु प्रसु है यही रूपांतरित होकर के जब शुक्राणु बनाता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन। क्या कहते हैं? यानी कि शुक्राणु प्रसु का रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाने की ही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। और वीर्य सेचन क्या होता है? अब ये जो शुक्राणु जनन, जब ये जो शुक्राणु बन गए हैं यह जा करके सेर्टोली कोशिका में धंस जाती है। किस में जाके धंस जाती है? सेर्टोली कोशिका में जाके धंस जाती है। और जब सेर्टोली कोशिका के जाके धंस जाती है तो फिर जिस प्रोसेस के द्वारा ये जो शुक्राणु है शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होती है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है कि शुक्रजनक नलिकाओं में ही धंसी हुई होती है शुक्राणु सेर्टोली कोशिका से, लेकिन जिस प्रोसेस के द्वारा ये जो है कि मानो रिलीज हो जाती है, यानी शुक्रजनक नलिकाओं से अलग हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वीर्य सेचन। क्या कहते हैं? तो यह सारे आप लोग लिख लिए। तो इसको जो है कि अपने नोट्स में बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। ये आपका नोट्स है। पहले हमने चीज़ों को समझा दिया, फिर उसे लिखवा दिया, फिर जो लिखवाया उसको भी हमने एज ए लैंग्वेज आप लोगों को समझा दिया कि आप लोगों ने लिखा कैसे है। तो आप लोग आसानी से याद भी कर लोगे। इस लैंग्वेज को समझ गए हो तो आसानी से अपने भाषा में भी तो लिख सकते हो ना बोर्ड में। इसीलिए 3 स्टेप हम किए, क्योंकि बहुत लोगों को ये थोड़ा टिपिकल होता है समझना। समझे? अब ध्यान देना, आप लोग जो है कि शुक्राणु की संरचना ध्यान दीजिएगा।
अब जो है कि हम लोगों को समझना है कि शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझ चुके थे, समझे। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। तो हम लोगों को पता है कि शुक्राणु जो है कि मानव में नर जो है कि बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है, समझे। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करिएगा कि जो हमारा शुक्राणु है बिल्कुल जो है कि आप देखेंगे एक जो सांप होता है ना वगैरह, मतलब ऐसे लंबाकार सर्पीला, इसका आकार बिल्कुल वैसा ही कुछ कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, समझे। बेलनाकार मतलब आकृति, ऐसा नहीं कि इसकी आकृति गोल है, समझे। यह एक ऐसी कोशिका है जिसकी आकृति जो है कि सर्पीले आकार की है, समझे। अब यहाँ पर ध्यान देना आप लोग कि ये जो मुख्यतः आप जो स्पर्म जो शुक्राणु हम बनाए हैं इसको आप मुख्यतः जानते हो कितने भागों में देख रहे हैं, 3 भागों में देख रहे हैं। एक तो इसका ये हो गया शीर्ष, जिसे हम लोग कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। हेड का मतलब क्या होता है? शीर्ष भाग, यानी कि स्पर्म का सिर। कौन सा भाग? सिर, समझे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं स्पर्म का ये ग्रीवा। ग्रीवा मतलब क्या होता है? गर्दन। क्या होता है? गर्दन, समझे। फिर आप लोग देख रहे हैं ये जो भाग है ये है मिडल पीस। मिडल पीस का मतलब मध्य भाग। और फाइनली आप देख रहे हैं पूंछ, समझे। यानी कि एक स्पर्म के, यानी जो एक शुक्राणु है उसके जो है कि 3 मुख्यतः जो है कि क्या होती हैं, भेद होते हैं। कौन कौन से? एक जो है कि हेड, एक होता है मिडल पीस, एक होता है टेल, यानी कि शीर्ष, मध्य भाग और पूंछ, समझ गए। तो इसके 3 मुख्य जो है कि क्या है, पार्ट्स हैं। इसी को हमने बांट दिया शुक्राणु को, समझे। और इसमें एक ग्रीवा भी है, समझे। ये ग्रीवा का मतलब है गर्दन, नेक ऑफ द स्पर्म, समझे। अब ध्यान देना यहाँ पर कि ये जो आप देख रहे हैं एक स्पर्म की संरचना, उसमें यहाँ पर जो सबसे आगे है इसे हम लोग कहते हैं अग्रपिंडक। क्या कहते हैं? अग्रपिंडक। तो अग्रपिंडक जो क्या होता है, इसमें आप लोग नीला नीला से दिखाए ना, इसमें एंजाइम भरा होता है। क्या भरा होता है? एंजाइम भरा होता है, जिनका निर्माण गोल्जिकाय से होता है। जब आप कोशिका आप लोग को पता है तो तुमने बताया था गोल्जिकाय क्या होता है। तो उसका निर्माण जो है कि गोल्जिकाय से होता है। और वो जो है कि जो हमारा मानव है, मानव जो नर युग्मक है, जो शुक्राणु है, जो एक्रोजम है, वह एक प्रकार का हाई न्यूरोडूज एंजाइम रिलीज करता है। और वही एंजाइम जो एक्रोजम एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है अग्रपिंडक में, वही क्या करता है, अंडाणुओं को भेदने में मदद करता है। किसको भेदने में मदद करता है? अंडाणुओं को भेदने में मदद करता है। अब संजोगवश बनाओ, अगर यह शुक्राणु किसी और जानवर का हो तो क्या इसके पास वो एंजाइम रहेगा? तो वो एंजाइम नहीं रहेगा तो क्या बताओ, किसी और प्रजाति का शुक्राणु किसी और प्रजाति के अंडाणु को भेदित कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये एक्रोजम एंजाइम करता क्या है, यही जो है कि क्या करता है, भेदित करता है। यानी कि जो अंडाणु की दीवार है उसको भेदता कौन है? यही एक्रोजोम एंजाइम। कौन भेदता है? एक्रोजोम एंजाइम, समझ गए। अब ध्यान देना कि एक्रोजोम एंजाइम जब भेद देता है तो इसमें जो है कि ये आप केंद्रक देख रहे हैं, ये क्या है, केंद्रक देख रहे हैं। जो हेड है इसमें आप लोग केंद्रक देख रहे हैं। इसी केंद्रक में 23 गुणसूत्र भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? 23 गुणसूत्र भरे होते हैं, यानी कि यही सी में ये नर युग्मक होता है, समझे। अब ध्यान देना, जब इसमें केंद्रक में 23 गुणसूत्र होते हैं तो यह मुख्य भाग है। तो यह क्या होता है? केंद्रक। यह अगुणित होता है। क्या होता है? यह अगुणित होता है। फिर ग्रीवा की अगर बात करें आप लोग को तो ये पूरे के पूरे हेड को मिडिल पीस और टेल से जुड़ा रहता है, समझे। अब तुम लोग कहोगे सर ये हेड और मिडिल पीस को जोड़ा क्यों रहता है? क्योंकि ये जब निषेचन होता है अंडे का तो ये पार्ट नहीं आते हैं, ये कट जाता है। ग्रीवा गर्दन क्या हो जाती है? कट जाती है। ये भेद देता है और जाता है केवल कौन? केवल है कि ये केंद्रक का ही तो काम है। इसी में तो 23 गुणसूत्र है। तो काम किसका है? बस इसी का। तो और इसका काम क्यों है? इसका काम तभी तक है जब तक जो है कि शुक्राणु निषेचित नहीं हुआ है। शुक्राणु निषेचन के समय जो है कि ये हेल्प करते हैं, मध्य भाग और पूंछ जो है कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ध्यान देना कैसे हेल्प करते हैं। देखो, ग्रीवा में 2 सेंट्रियोल पाया जाता है, समझे, ये आप लोग को बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये मिडल पीस जो है इसमें 10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और ये क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो मध्य भाग में पाया जाता है, यह स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है ताकि जो है कि हमारा स्पर्म जो है कि मूव करके कहाँ जाए,
योनि द्वार से होते हुए जो है कि कहाँ जाए, अंडवाहिनी तक जाए, तभी तो जाएगा। योनि द्वार से अंडवाहिनी तक उतनी जो दूरी प्रक्रिया है, एक शुक्राणु जो प्रक्रिया वो जो दूरी तय करेगा तो वो किसके बल भरोसे करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही उसे उस समय क्या प्रदान करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसका काम जो है कि बस एनर्जी प्रोवाइड कराना है। और इस एनर्जी का उपयोग किस में होता है, केवल योनि द्वार से जो है कि योनि मतलब योनि से अंडवाहिनी तक जो जा रहा है, क्या जा रहा है, शुक्राणु जा रहा है, उसमें उसको क्या करती है, अरे पेट्रोल भराने का काम करती है, यानी उसे एनर्जी देने का काम करती है। कौन सा काम करती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये जो मध्य भाग है ये स्पर्म को क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, एनर्जी प्रदान करती है। जो लास्ट वाला सिरा आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं पूंछ। क्या कहते हैं, पूंछ। तो यह जो पूंछ है, आप लोग को बता दें, मछलियों में भी जो पूंछ होता है वह जानते हो पूंछ क्यों होता है मछलियों में, ध्यान देना, वो मछलियों में भी पूंछ इसलिए होता है ताकि जो है कि वो क्या करे, तैर सके, समझे, उनमें डायरेक्शन मिल सके, समझे। तो ये हमारे स्पर्म में भी पूंछ क्यों होता है, ताकि गति और क्या हो सके, दिशा। तो ये शुक्राणु को गति और दिशा देने का काम कौन करता है, पूंछ करता है। क्या करता है, पूंछ करता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि जो शुक्राणु होते हैं उसके जो है कि 3 मुख्य संरचना होती है। एक होती है हेड, एक होती है मिडल पीस, एक होता है टेल। हेड के ऊपर पाया जाता है एक्रोजम एंजाइम, जिसमें जो है कि एक एंजाइम भरा होता है। हाँ, एक्रोजम, अगर एक्रोजम एंजाइम भरा तो उसमें अगर पिंडक जो होता है एक्रोजम, उसमें एक एंजाइम भरा होता है जो कोशिकाएं से बना होता है, और वही जो है कि अंडा को क्या करता है, विभेदित करता है। फिर उसके बाद जब अंडा को विभेदित कर देता है तो उसके नीचे पाया जाता है गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, जो किस में पाया जाता है, केंद्रक में। वह जो है कि एंट्री करके क्या कर देता है, निषेचन करता है। मिडल पीस का काम क्या था शुक्राणु का, शुक्राणु के मिडल पीस का काम था एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा प्रोवाइड करना। और पूंछ का काम था गति एवं दिशा प्रदान करना। तो इस तरह से हमने शुक्राणु की संरचना का भी अध्ययन कर लिया। आज कौन सा डे था, आज हम लोग का डे 5 था। कल डे 6 में हम आप लोगों को यह बताएंगे कि अंडाणु जनन कैसे होता है और अंडाणु की संरचना क्या होता है। बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे और जो है कि अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देंगे। और आप लोग को पता है कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है संडे को, वो इसी चैप्टर का हम टेस्ट लेने वाले हैं आप लोग को इस संडे को। तो मन लगा करके पढ़िए ताकि अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और अच्छे से अच्छे उपहार आप लोग जीत सकें, समझे। तो आप सभी लोगों को चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।